हेलो गाइस, यू वाचिंग वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सबा इस्माइल और मेरे साथ ही हैं नवीद बलोच। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। एक नए अंदाज के साथ, एक नए पैगाम के साथ और एक नई शिद्दत और टक्कर के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो अभी एंड न्यू जो है किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, ये दोनों मियाँ बीवी बहुत ही बेहतरीन वीडियोस बनाकर कॉन्टेंट बनाकर लेकर आते हैं। और जो आज का उनका टॉपिक है कि पाकिस्तान कैसे अपने क्राइसिस में है और पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कब और कैसे शुरू किया और क्या इससे पूरी दुनिया को ख़तरा है या नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ी टक्कर की वीडियो है। तो अगर आप तैयार हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आए बढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं। 25 साल पहले भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। दोनों देशों ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स टेस्ट किए और ये डिक्लेयर कर दिया कि यस, हम न्यूक्लियर पावर्स हैं। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स आए कैसे? कहानी काफी इंटरेस्टिंग है और एज इंडियंस हमें ये कहानी समझनी काफी जरूरी है। बट क्यों? क्योंकि आज पाकिस्तान को चारों ओर से खतरा है। अंदर से सिविल वॉर का खतरा, चाइना से डेट का खतरा और तालिबान का भी खतरा। पाकिस्तान एक लौता देश है जो न्यूक्लियर पावर भी है और इतना अनस्टेबल भी। पाकिस्तान के न्यूक्लियस अगर गलत हाथ में पड़े तो पूरी दुनिया को खतरा है। ये है हमारी सीरीज पाकिस्तान एक्सप्लेन, जहां हम हमारे पड़ोसी देश को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियोस इंटरेस्टिंग लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, टॉक्सिक कंपटीशन। भारत और पाकिस्तान दोनों देश सिर्फ नेबर्स नहीं है। स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस तक हर बात एक रेस में, एक कंपटीशन में कन्वर्ट हो जाती है। ये एक फैक्ट। हिस्ट्री ये है कि 1962 में हम चाइना से वॉर हार गए थे। हम प्रिपेयर्ड नहीं थे और हमने चाइना को अंडर एस्टिमेट किया था। 16 अक्टूबर 1964 को चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया और इमीडिएटली 1967 में एक हाइड्रोजन बॉम्ब भी डेटोनेट किया। चाइना को हम फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते थे, इसीलिए ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा की शुरुआत हुई और 1974 में हमने बुद्ध पूर्णिमा के दिन पोखरण 1 में न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया। जब ये टेस्ट सक्सेसफुल हुई तब हमारे पीएम इंदिरा गांधी को ये मैसेज पहुंचा, बुद्धा इज स्माइलिंग। लेकिन एक इंसान था जो खुश नहीं था, पाकिस्तान का पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं है। मजीद बताता हूं मैं आपको। The bomb, we will eat grass or leaves, even go hungry, but we will get one of our own. We have no alternative। ये एक लाइन उनके आने वाले 30 सालों की स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करता है। देखा जाए तो न्यूक्लियर टेस्ट चाइना को बैलेंस करने के लिए हुई थी, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी और लीडरशिप को किसी भी हाल में न्यूक्लियर पावर बनना था। इस बैकड्रॉप के साथ आते हैं हमारी कहानी के पहले सबसे इम्पोर्टेंट किरदार पर, डॉक्टर AQ खान। ये पाकिस्तान के लिए एक हीरो है, लेकिन दुनिया के लिए एक विलन। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के साथ ईरान, लीबिया और नॉर्थ कोरिया के लिए भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया और इससे ढेर सारे पैसे भी कमाए। चैप्टर 2, AQ खान की कहानी। AQ खान की लाइफ पर एक पूरी मूवी बन सकती है। उनका जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ पार्टीशन के पहले। पार्टीशन भारत और पाकिस्तान के इतिहास का सबसे दर्दनाक चैप्टर था। भारत पाकिस्तान पार्टीशन के दौरान दोनों देशों से 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और न जाने कितने लापता हो गए। लोगों की फैमिलीज उजड़ गई, घर जल गए और दोनों देशों के लोगों ने एक दूसरे को इसके लिए ब्लेम किया। सच तो यह है कि फॉल्ट ब्रिटिशों का था, लेकिन वो तो भाग गए, छोड़ गए कई। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। बचपन में देखा कि जो ट्रेनें भारत से पाकिस्तान जा रही थी उनमें मुसलमानों को मारा जा रहा था। ट्रेन से पाकिस्तान जाते जाते उनके साथ भी एक इंसिडेंस हुआ जिसने उन पर एक लंबी छाप छोड़ी। एक इंडियन पुलिस ऑफिसर ने ट्रेन में उनका सोने का पेन चुरा लिया। फिर उन्हें ऐसा लगने लगा कि सारे हिंदू चोर होते हैं। ऐसा तो नहीं है, सारा तो नहीं होते, बस डच लड़की से शादी कर। उनकी वाइफ लोकल थी तो उन्हें नेदरलैंड्स में FDO नाम की एक कंपनी में न्यूक्लियर एनर्जी के सीक्रेट काम करने के लिए क्लियरेंस मिली। खान FDO के लैब्स में बिना सिक्योरिटी क्लियरेंस के घूमते थे। वो न्यूक्लियर कन्वेंशंस और ट्रेड शोज में जाके वेंडर्स से बातचीत करते थे। FDO गॉट अ मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट टू मेक सेंट्रीफ्यूग्स दैट मेक यूरेनियम फॉर न्यूक्लियर डिवाइसेस। और सेंट्रीफ्यूज के डिजाइन्स जर्मन में थे। AQ खान जर्मन फ्लुएंटली बोलते थे, इसीलिए उन्हें ट्रांसलेशन का काम मिला और ट्रांसलेट करते करते उन्होंने ब्लूप्रिंट्स के फोटोज भी ले लिए और टेक्निकल डिटेल्स नोट डाउन कर लिए ताकि इसका इस्तेमाल फ्यूचर में हो सके। 1971 में पाकिस्तान भारत से वॉर हार गया था और ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट होकर बांग्लादेश बन गया था। इस वॉर ने डॉक्टर AQ खान पर एक डीप इम्पैक्ट छोड़ा और उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को एक लेटर लिखा टू एड पाकिस्तान इन बिल्डिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब। जब वो जुल्फिकार अली भुट्टो से मिले तब उन्होंने मिलकर पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का प्लान बनाया।
AQ खान फिर वापस नेदरलैंड्स चले गए और उन्होंने सेंट्रीफ्यूज के ब्लूप्रिंट्स, फोटोज, सप्लायर्स का सारा डेटा पैक कर लिया और वो पाकिस्तान चले आए। ऐसा कहते हैं कि AQ खान को अनराइवल्ड पावर्स मिले थे न्यूक्लियर प्रोग्राम सेटअप करने के लिए। उनके अंडर कहूटा नाम के एक विलेज में खान रिसर्च लेबोरेटरीज शुरू हुआ ताकि वो सेंट्रीफ्यूज की मदद से यूरेनियम एनरिच करे। टू पुट इट सिंपली, न्यूक्लियर बॉम्ब में जो फ्यूल है वो इधर प्लूटोनियम हो सकता है जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर रिएक्टर का वेस्ट है, या फिर एनरिच्ड यूरेनियम हो सकता है। एक सेंट्रीफ्यूज न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए भी और न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए भी फ्यूल बना सकता है। इट्स काइंड ऑफ लाइक मेकिंग बासुंदी एंड रबड़ी। रॉ मटेरियल सेम है, प्रोसेस सेम है, जस्ट टाइम अलग लगता है। खान को जो कंपोनेंट्स चाहिए थे वो पाकिस्तानी एम्बेसीज ने प्रोक्योर किए, और जो कंपोनेंट्स एम्बेसीज प्रोक्योर नहीं कर पाते थे उनके लिए शेल कंपनीज बनाए गए। एंड ऑफ कोर्स दे हैड अ लॉट ऑफ हेल्प। चैप्टर 3, पाकिस्तान और उनके दोस्त। एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना कोई आसान काम नहीं है और इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान को कई दोस्तों की मदद मिली क्योंकि उन देशों के अपने अपने इंटरेस्ट्स थे। चाइना ने पाकिस्तान को एटम बॉम्ब के डिजाइन दिए और 50 kg हाईली एनरिच्ड यूरेनियम गिफ्ट किया। AQ खान खुद कहते हैं कि यूरेनियम के साथ साथ चाइना ने उन्हें बॉम्ब बनाने के लिए बाकी कंपोनेंट्स भी दिए, लाइक अ डू इट योरसेल्फ किट। ऑल्सो 1990s में चाइना ने पाकिस्तान के बिहाफ पर एक बॉम्ब भी टेस्ट किया था। एट द सेम टाइम सऊदी अरेबिया एंड लिबिया ने R&D के लिए लगने वाला पैसा दिया। कई लोग मानते हैं कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में एक डील हुई है कि अगर सऊदी अरेबिया को कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत पड़ेगी वो पाकिस्तान से ले लेंगे। सऊदी अरेबिया ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि अगर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करेगा तो वो भी अपना इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करेंगे। अमेरिका, जो दुनिया का एक अनऑफिशियल पीस कीपर बना बैठता है, उन्होंने भी पाकिस्तान की प्रोग्रेस को अनदेखा किया। इनफैक्ट उन्होंने 1950s में ही पाकिस्तानी साइंटिस्ट को खुद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में ट्रेन किया था। जब पाकिस्तान ये बॉम्ब बना रहा था तब उन्हें फाइनेंशियली एड भी किया था क्योंकि तब USSR और भारत काफी करीब थे और अमेरिका को भारत को काउंटर करने के लिए एक एलाय चाहिए था। डच अथॉरिटीज ने AQ खान और उनकी चोरी के बारे में CIA को भी इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन CIA ने उन्हें इग्नोर किया और डच अथॉरिटीज को AQ खान को अरेस्ट करने से रोक दिया। ये सारी बातें हम आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं, CIA के डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट से बता रहे हैं जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन की गवर्नमेंट को पता था कि 1970s और 1980s में पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा था। इनफैक्ट एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी PM जनरल जिया उल हक कहते हैं कि पाकिस्तानी आर स्मार्ट पीपल क्योंकि वो न्यूक्लियर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन ऐसा बता रहे थे कि वो कोई रिसर्च नहीं कर रहे और इसी दौरान USA से ह्यूमैनिटेरियन और इकोनॉमिक एड भी ले रहे थे और साथ ही साथ भारत को भी अनबैलेंस्ड रख रहे थे क्योंकि वो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज बढ़ा रहे थे। जब USSR ने अफगानिस्तान पर अटैक किया तब पाकिस्तान का अमेरिका ने फायदा लिया, वहाँ अपने मिलिट्री बेसेस बनाए और सोवियत रशिया पर नजर रखी, लेकिन वॉर खत्म होते ही उन्होंने पाकिस्तान पर ही सैंक्शंस लगाए। ये बात हमें बार बार रिमाइंड करती है कि जैसे ब्रिटिशों ने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों का फायदा लिया, वैसे ही आज वेस्टर्न देश भी करते आए। हम दो देशों को वॉर से दूर रखने के बजाय वॉर के और नजदीक लेकर आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और हम दोनों देशों का नुकसान। चैप्टर 4, 1998 का साल। मई 1998 एक काफी सिग्निफिकेंट मंथ था। 11th एंड 13th मई को भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किए एंड 27th एंड 28th मई को पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए। इन टेस्ट की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। 11th मई को जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किए तब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ कजाकिस्तान में थे। वो वापस आए और उन्होंने अपने फॉरेन सेक्रेटरीज, मिलिट्री पर्सनल और साइंटिस्ट के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने एक डिसीजन लिया कि आगे क्या करना चाहिए। उनके पर्सपेक्टिव से भारत के न्यूक्लियर टेस्ट एक क्लियर प्रोवोकेशन थे जिसने बैलेंस ऑफ पावर पलट दिया था। पाकिस्तानी पॉपुलेशन ने भी उनके लीडरशिप पर प्रेशर डाला कि यस, न्यूक्लियर टेस्ट करने चाहिए। अब न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ करने चाहिए? पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की चगी को चुना क्योंकि वहाँ के माउंटेन्स में हार्ड रॉक था जो ब्लास्ट विथस्टैंड और वहाँ कर पे ये सकता। न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी काफी समय से चल रही थी क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट के लिए अंडरग्राउंड टनल्स बनाने पड़ते हैं, लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ता है और ये काम 10-15 दिनों में नहीं हो सकता। अब क्योंकि पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान पर थी, वो अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को चगी डायरेक्टली नहीं ले जा सकते थे। उन्होंने पार्ट्स में ले जाकर वहाँ असेंबल किया और फाइनली उन्होंने 27th मई को अपना न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट किया। उनके साइंटिस्ट कहते हैं कि डेटोनेशन के बाद कुछ समय तक उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। कुछ समय बाद धुआं ही धुआं हुआ और चगी के माउंटेन्स गोल्डन हुए। इन गोल्डन माउंटेन्स को देखकर साइंटिस्ट को पता चला कि टेस्ट सक्सेसफुल था। उनके साइंटिस्ट क्या कहते हैं सुनिए। This is a feeling shared by all my colleagues that we are coming here for a spiritual pilgrimage. There's new hope
confidence and faith in the future among the people of Pakistan after this historical technological achievement which was made possible by Pakistan scientists. Chapter 5 न्यूक्लियर वॉर का डेंजर। पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद साउथ एशिया दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट जोन बन गया था और पूरी दुनिया में डर था कि यहाँ पर एक न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। वन ऑफ द लाइन्स दैट नवाज शरीफ सेड आफ्टर पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट स्टक विद मी। भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए हैं हमने उसका भी हिसाब चुका दिया है, लेकिन ये बातें सिर्फ बातें लगती हैं क्योंकि 19 फरवरी 1999 को हमारे पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी अमृतसर से एक बस लेकर लाहौर पहुंचे दो देशों में दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए। ये कदम दो न्यूक्लियर पावर्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट था। उन्होंने लाहौर डिक्लेरेशन भी साइन किया जिसमें कई पीस क्लॉजेस थे कि वो एक दूसरे के देश में इंटरफियर नहीं करेंगे, डायलॉग्स कंटिन्यू करेंगे ताकि दोनों देशों में पीस हो, एक्सीडेंटल न्यूक्लियर वेपन यूज ना हो, इस पर भी बात हुई थी। लेकिन क्या पाकिस्तानी आर्मी पीस के बारे में सिंसियर थी? नहीं। कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तानी सोल्जर्स ने एलओसी के इंडियन साइड पर कारगिल में इंपॉर्टेंट पोजीशंस कैप्चर किए थे जिनसे वो भारत पर अटैक कर सकते थे। सोचिए, अगर पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब असल में एक पीसफुल एक्सपेरिमेंट होता तो कुछ ही समय बाद लाहौर डिक्लेरेशन होने के बाद भी पाकिस्तानी मिलिट्री भारत पर अटैक ना करती तो न्यूक्लियर आर्म्ड देशों में कॉन्फ्लिक्ट ना बढ़ाती। वो कहते हैं कि भारत की वजह से उन्हें न्यूक्लियर टेस्ट करने पड़े, लेकिन हर बार उन्होंने ही पहला वार किया। उनके जनरल जियाउल हक की स्ट्रेटेजी थी टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। पाकिस्तान पंजाब और कश्मीर में मिलिटेंसी को बढ़ावा देता है, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करता है। चैप्टर 6 कंक्लूजन। न्यूक्लियर टेस्ट्स को 25 साल हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। सोचते हैं कि ऐसे दो देश जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो आज कहाँ हैं? इसका कंक्लूजन हम देने से अच्छा है हम आपको कुछ सवाल पूछे और इनका कंक्लूजन आप ही अपने मन में ढूंढे। न्यूक्लियर टेस्ट के 25 सालों बाद किस देश में इंस्टेबिलिटी है? किस देश में न्यूक्लियर वेपन्स टेररिस्ट के हाथ लगने का ज्यादा खतरा है? किस देश की पूरी दुनिया को चिंता है? किस देश के लीडर्स ओपनली कहते हैं कि हमारे एक हाथ में कटोरा है और दूसरे हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स? कौन से देश के लीडर्स इंटरनेशनल फोरम्स पर जाकर कहते हैं कि एक न्यूक्लियर पावर को उकसाना ठीक नहीं? कौन सा देश है जो एक साइड पे मिलिट्री फंडिंग बढ़ाता है और दूसरे साइड पे इंटरनेशनल एड की राह देखता है? कौन से देश के साइंटिस्ट सिर्फ अपने देश के लिए नहीं दूसरे देशों के लिए भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाते हैं, उनके साथ सीक्रेट्स शेयर करते हैं और नॉर्थ कोरिया जैसे देश को न्यूक्लियर बॉम्ब्स देकर पूरी दुनिया को अनस्टेबल बनाते हैं? इन सवालों के जवाब जब आपके मन में क्लियर होंगे तब आपको पता चल जाएगा कि कौन से देश ने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल पीस के लिए किया और कौन से देश ने प्रॉफिट के। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट। तो आपका जो टॉपिक था कि पाकिस्तान ने एटमी बॉम्ब कैसे बनाए और पाकिस्तान इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है बहुत क्राइसिस में है। सब आप कुछ कहना चाहेंगी? कुछ लगता है आपको? सब कंफ्यूज हो जाती है जब कोई डिफेंस का जो है टॉपिक आ जाता है, क्योंकि ये टक्कर की वीडियो है। तो टक्कर की वीडियो में मैं एक बात कहता हूँ कि चापलूसी नहीं करेंगे, जो सच है उस सच को बयान करेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं करेंगे। आप सुनना चाहते हैं तो सुन लें, आप इत्तेफाक नहीं करते तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और करते हैं तो हमें अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, बल्कि कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। अब 1962 में जब भारत और चाइना की जंग हुई और उसमें भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, इसमें कोई शक नहीं, आपने वीडियो में भी देखा, मैं नहीं खुद इंडियन यूट्यूबर भी कहते हैं और तारीख़ का हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान वो मुल्क है जो एटमी ताकत भी रखता है और फाइनेंशियल क्राइसिस में भी है, और 25 साल से एटमी ताकत रखने के बावजूद भी ये मुल्क अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हासिल नहीं कर सका। ये सवालिया निशान जो है बहुत से यूँ समझे ऐसे सवाल पैदा करता है कि आया पाकिस्तान एटमी ताकत रखता है तो फिर ये इतना कमज़ोर मुल्क और अपनी इकॉनमी को भी आज तक ठीक नहीं कर सका। बड़े सवाल और शक व शुबात पैदा होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो 18 मई 1974 को जब राजस्थान में इंडिया ने अपनी एटमी ताकत का मुजाहरा किया और पूरी दुनिया को बताया कि हम इंडियंस हैं और इंडियंस किसी से कम नहीं हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है 1974 में इंडिया ने कामयाबी के साथ पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम एटमी ताकत रखने वाला मुल्क हैं। तो सबसे पहले तो मैं इंडिया को यहाँ पे कहूँगा कि ये है आपका फर्स्ट पॉजिटिव साइन, जो आपने नेक्स्ट जो वॉर होनी थी या होने वाली थी उनके लिए बेहतरीन यूँ समझें एक जवाब है सोचने का। कोई छोटा मुल्क तो आपसे पंगा ले ही नहीं सकता।
तो दूसरी बात जो मैंने आपसे करनी थी वो ये थी कि 16 अक्टूबर 1964 को चाइना ने अपने एटमी ताकत का मुजाहरा किया। 1962 में चाइना के साथ भारत की जंग होती है और 1964 में ठीक 2 साल बाद चाइना ने अपनी एटमी ताकत का इजहार किया। और उस एटमी ताकत के इजहार के मुकाबले में, क्योंकि आपका जो समझें हरीफ था चाइना, आपको ये लाजिम था कि आप उसको जवाब दें, क्योंकि आपके साथ जंग हो चुकी थी। कौन सी? 1962 की। यहाँ पे नोट कीजिएगा, 1962 की जंग उसके साथ आपकी हो चुकी थी। आपके लिए जवाब लाजिम हो गया था। इवन के पूरे इंडिया की जो आवाज़ थी उस वक्त यही थी कि अगर चाइना एटमी ताकत बन गया है तो इंडिया को भी बनना चाहिए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो आपके होमी जहांगीर बाबा जी हैं, जो आपकी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो आपकी लैब है बहुत बड़ी एटॉमिक के हवाले से, उन्होंने कामयाबी के साथ 1974 को राजस्थान में अपनी ताकत का मुजाहरा किया। ये था आपका जवाब इंडिया को, आपका जवाब चाइना को, जो भारत ने दिया अपनी आठवीं ताकत का इजहार करके। लेकिन यहाँ पर बात नोट करें, आपने जवाब दिया 1962 की जंग का, जबकि इंडिया और पाकिस्तान में 1947 की जंग हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद 1965 की जंग हो चुकी है, ठीक है, 1965 की जंग, फिर 1971 की जंग हो चुकी है, ठीक है। तो ये 3 जंगें एटमी ताकत बनने से पहले इंडिया और पाकिस्तान आपस में कर चुके हैं। 1999 पे भी आते हैं वो उसको। जब 3 जंगें आप हमारे साथ कर चुके हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमने इंडिया के जो एटमी ताकत के टेस्ट जो उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया, हमने उनका जवाब दे दिया आज। तो आप वहाँ कह रहे हैं कि वो उन्होंने गलत किया। तो आपने जवाब दिया तो पाकिस्तान ने भी जवाब दिया, पाकिस्तान के लिए भी लाजिम हो गया। आपने चाइना के साथ सिर्फ एक जंग लड़ी और उस एक जंग के नतीजे में आपने कहा वो एटमी ताकत बन सकता है तो हम क्यों नहीं। और हमने पाकिस्तानियों ने, बल्कि पाकिस्तानियों की बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि अब इंडियंस और पाकिस्तानी इस बात को समझते हैं कि हमें जंग की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि मैं यूँ कहूँगा इंडियन आर्मी ने और पाकिस्तान आर्मी ने 3 बार आपस में जंगें लड़ी और उसके बाद ये लाजिम हो गया था कि अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर है तो पाकिस्तान के पास भी होनी चाहिए, और दिन रात मेहनत की गई। इसको आप इस वीडियो से जज कर सकते हैं कि किस तरह दिन रात मेहनत की गई। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो हमारे कौमी हीरो हैं और हमेशा रहेंगे, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान के लिए जैसा कि कहा गया कि ये बहुत बड़े हीरो हैं, जबकि पूरी दुनिया के लिए ये विलन माने जाते हैं। बहुत से मैगज़ीन में ये चीज़ें प्रूवेबल हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये बात मैं मान लेता हूँ, बिल्कुल सही बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, ईरान, लीबिया, नॉर्थ कोरिया के जो एटमी प्रोग्राम हैं उस पे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अंडरग्राउंड या जैसे कैसे भी उन पे इल्ज़ाम थे कि उनको जो है टीच कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि किस तरह आपने न्यूक्लियर पावर बनानी है। तो 1974 को जब भारत ने एटमी ताकत बनी और फिर 1976 को, ये एक बात यहाँ पे नोट कर लें कि 1974 को आपने एटमी ताकत का मुजाहरा किया। 1976 को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान लैब का आगाज़ किया गया और पाकिस्तान ने अपनी एटमी ताकत हासिल करने के लिए जदोजहद शुरू कर दी। तो इसके बहुत फैक्ट्स हैं, जिस तरह कहा गया कि हम क्राइसिस में हैं, इसमें कोई शक नहीं, हम क्राइसिस में हैं। और उसके बाद कहा गया कि जो हमारे कौमी हीरो हैं वो पूरी दुनिया के लिए विलन थे, और उसका इम्पैक्ट क्या से हुआ वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मुशर्रफ दौर में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर गैर कानूनी तौर पर जो जौहरी ताकत के राज हैं वो फ़रोख्त करने का इल्ज़ाम था। इस पर उन्हें नज़रबंद भी कर दिया गया, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तकरीबन कोई 4 से 5 साल नज़रबंद रहने के बाद ये फ़ैसला दिया कि ये नज़रबंदी गैर आइनी है और इन्हें रिहा किया जाए। तब जाके डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रिहा हुए और उन्होंने कौम से बड़ी मायूसी का इज़हार किया कि मैंने इस कौम के लिए क्या नहीं किया और इस कौम ने, पाकिस्तानियों ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। जबकि दूसरी तरफ अगर जब हम देखें कि राजा रामाना जी जो आपके साइंटिस्ट थे 1974 में, जिन्होंने ये कामयाब न्यूक्लियर टेस्ट किए इंडिया की तरफ से, वो बहुत से सियासी अहदों पर भी रहे, उन्हें बड़ी इज़्ज़त से नवाजा किया, इसमें कोई शक नहीं। जो आपने इम्तियाज़ वो गोल्ड मेडल दिए
राजा रमाना जी को, वैसे ही डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पाकिस्तान में जो भी बड़े गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो दिए गए, लेकिन जो नज़रबंदी की गई और उन्हें कैद में रखा गया, ये अरमान वो अपने दिल में लेकर चले गए। तो पाकिस्तानी जो सही मानों में समझता है इस बात को, तो भाई डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मज़ार पे जाके हमें माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनकी जो मेहनत थी ना, उसके मुताबिक हम उन्हें सिला नहीं दे सकते। यार जहाँ चोर डाकुओं को हमने अपने मुल्क पे हुकूमत करने दी है, तो वहाँ अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को हम प्रेसिडेंट बना देते तो इसमें क्या हर्ज था। ठीक है, तो ये बहुत सारी बातें हैं जो हमें इस तरफ लेकर जाती हैं कि हमें बतौर पाकिस्तानी अब अपने हालात पर थोड़ी गौर व फिक्र करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक पैगाम जो अभिनव देना चाहते थे इस वीडियो में कि बहुत सी ताकतें ऐसी हैं जो इंडिया और पाकिस्तान को वॉर की तरफ लेकर जाती हैं, क्योंकि उनके पीछे इनके ज़ाती मफाद हैं, इसमें कोई शक नहीं है भैया। जहाँ तक हमारी ये वीडियो जा रही है, अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, वो अलग हो गया। क्या पाकिस्तान ख़त्म हो गया? ठीक है, नहीं हुआ। तो ये बातें ये इस तरफ आपको लेकर आती हैं कि हमें बैठकर एक दूसरे के साथ एक सही हिकमत अमली अपनानी चाहिए। जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के साथ भाईचारा कायम करेंगे तो मैं यकीन से कहता हूँ एशिया की सबसे सुपर ताकतें होंगी, जिनमें नंबर 1 इंडिया होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ये बात मानने वाली है। ठीक है, उसके बाद जैसे कहा गया कि इस वक्त क्राइसिस में एटमी ताकत होने के बावजूद भी कौन सा मुल्क है जो क्राइसिस में है? भाई वो पाकिस्तान है। फिर वो एक बहुत बड़ा सवाल जो सिक्योरिटी इश्यूज़ के हवाले से दिया गया, वो कौन सा एटमी ताकत रखने वाला मुल्क है जिसका जो एटमी असासा है वो ख़तरे की निशानी है? भाई वो इस वक्त अमेरिकन जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी कह चुके हैं पाकिस्तान ख़तरनाक एटमी असासा और रखता है और इनका सिक्योरिटी प्रोग्राम ठीक नहीं है। मतलब मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बाद में उन्होंने इस पर तरदीद भी की, माफ़ी भी मांगी कि नहीं हमारे कहने का मसला ये नहीं था, वो था। तो ओवरऑल देखें, पाकिस्तान मुश्किलात में है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुआशी जो यूँ समझे बिगाड़ है, ये एक सियासी अमल है हमारा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबिलिटी है, तो ये मुल्क खड़ा है। हर कोई कहता है कि यार पाकिस्तान फ़लाँ दिन डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान फ़लाँ दिन, भाई किया क्यों नहीं? उसकी एक वजह है, पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, ज़राई अजनास हम खुद पैदा कर सकते हैं। अब देखें, ईरान पे इतनी पाबंदियां होने के बावजूद अब भी आप अंडरग्राउंड तो ये खबरें हैं कि ईरान एटमी ताकत बना चुका है अपने आप को। तो ये बहुत सी बातें हैं जो अब इंडिया और पाकिस्तान को सोचनी चाहिए कि क्राइसिस से हटकर, एक दूसरे की दुश्मनी से हटकर दोस्ती, मोहब्बत और भाईचारे की तरफ आना चाहिए। और 27 फरवरी को जो आपके अभी लंदन जी जब पाकिस्तान जब उन लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की गई, उनका जहाज़ गिरा, जैसे भी गिरा, चले मैं यहाँ पे मज़ीद तकरार में नहीं जाता, तो उन्हें पाकिस्तान आर्मी ने जाके सिविलियंस के हाथों से महफूज किया और वाघा बॉर्डर के ज़रिए जो इमरान खान ने उन्हें वापस कर दिया। ये पैगाम था कि अब पाकिस्तान जंग नहीं चाहता। तो यूँ समझे, जो आप कह रहे हैं कि हमेशा पाकिस्तान ने जंग में शुरुआत की, तो यहाँ पर ये एक बात तरदीद कर देते हैं कि अब तो पाकिस्तान ने दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाया है। तो मेरे ख्याल में हमें सोचना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आज का रिएक्ट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वेरीफाई रिएक्शन यूट्यूब चैनल को दीजिए इजाज़त। गुड बाय।